मैं सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं मेरे पीसी जियो किम्बरलाइट पे। पीसी एंड अपोलो कॉलेज जियोलॉजी इज़ द डिपार्टमेंट। किम्बरलाइट इज़ अ सोर्स ऑफ डायमंड्स। तो यहाँ से बहुत सारे डायमंड्स निकल चुके हैं और हम लोग आज देख रहे हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम 2020 फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। यहाँ पर जितने भी डिटेल्स जो मैं आज डिस्कस करूँगा आपको, ये सब वेबसाइट पे से लिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, जिनकी वेबसाइट है www.scholarships.gov.in। ये स्कॉलरशिप पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको इन सब की एंट्रीज करनी पड़ेगी, जिसको भी आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसके तहत पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जो बच्चा 10वीं के बाद 11th-12th स्टैंडर्ड में आता है या 10वीं के बाद कोई पॉलिटेक्निक ज्वाइन करता है, इन या उसके रिलेटेड जैसे टेक्निकल कोर्सेज हैं, उनके लिए अगर वो ज्वाइन होता है और जिसका परसेंटेज 50% है और जिसकी इनकम जो है 2 लाख से नीचे है, ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये माइनॉरिटी के तहत ये स्कॉलरशिप दी हुई है। इस स्कॉलरशिप के लिए हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? ये डॉक्यूमेंट्स हमको जब हम ऑनलाइन जाने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रेडी होने चाहिए, जैसे कि भाई पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का कंबाइन यानी फादर और मदर, ये दोनों का इनकम जो है साल भर का, पिछले साल का 2 लाख से कम होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट आपको तहसीलदार या जिला परिषद ऑफिस से मिलेगा, किसी और सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, पेरेंट्स का कहीं से भी नहीं चलेगा। यह सर्टिफिकेट आपको तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ही आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम 15 से 20 दिन या कम से कम महीना पकड़ लो कि ये आप अप्लाई करेंगे तो महीना भर के बाद में ये मिलेगा। तो अभी आपके पास वक्त है। मैं पेरेंट्स पेरेंट्स से चाहूँगा कि भाई आप अपने पिछले साल के इनकम्स प्रूफ जो है डिटेल्स भर के आप ये इनकम सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करें, ताकि आप अपने बच्चों के 2 बच्चों के आप स्कॉलरशिप भर सकते हैं। एक प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक या फिर मेरिट कम स्कॉलरशिप। ये तीनों स्कॉलरशिप में से कोई भी स्कॉलरशिप में आप अपने 2 बच्चों के लिए आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो पेरेंट्स का ये काम है कि भाई इनकम सर्टिफिकेट जल्द से जल्द ये अवेलेबल करना है। दूसरा जो है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, उस कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है या नहीं है, आप वो कास्ट सर्टिफिकेट का भी आपके पास होना ज़रूरी है। बैंक पासबुक, बच्चे के नाम का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भई उसके लिए अलग से खोलो, अगर अलग से है उस बच्चे के नाम से तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जॉइन कर सकते हैं या मम्मी के साथ या अब्बू के साथ आप अपना अकाउंट जॉइन कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट भी चलेगा, मगर जिसमें बच्चे का नाम होना ज़रूरी है। एक नेशनलाइज़ या शेड्यूल्ड बैंक, ये दोनों बैंक में से कोई भी बैंक चलेगा, जिसमें बच्चे के नाम का अकाउंट पेरेंट्स के साथ होना ज़रूरी है। एड्रेस प्रूफ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। एड्रेस प्रूफ, ये तो राशन कार्ड या आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एमएससीबी का बिल होगा, या आपके पास कॉर्पोरेशन का टैक्स रिसिट रहेगा, या फिर आप अगर भाड़े के घर में हैं तो लीज़ लाइसेंस वाला एग्रीमेंट जो है ये लगेगा। तो ये चीज़ है एज़ अ एड्रेस प्रूफ। इन केस अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपका पासपोर्ट भी चलेगा। बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में पासबुक में आपके दोनों साइड में बैंक ने ठप्पा मारा हुआ रहेगा, तो वो एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी माना जाएगा। उसी तरह आधार कार्ड, बच्चे का नाम का आधार कार्ड भी होना ज़रूरी है, पेरेंट्स का भी आधार कार्ड होना ज़रूरी है। और बच्चे का जो नाम है, जिस तरह से टाइप किया हुआ है 10th स्टैंडर्ड के इसमें या 12th स्टैंडर्ड के इसमें, उसके पासिंग सर्टिफिकेट में, उसी तरह से उसके आधार कार्ड में भी उसी टाइप का नाम होना ज़रूरी है। उसी तरह पिछले साल की मार्कशीट, जिसमें उसके मिनिमम 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। जब अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो स्कॉलरशिप के तहत, याद रखिए
लड़का या लड़की दोनों में किसी को भी 50% के ऊपर मार्क्स होना पिछले एग्जाम में ये ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए, या ये कंडीशन है जिसके तहत आप इस स्कॉलरशिप को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी अलावा जहां आपने एडमिशन लिया है, जो जहां स्कूल है 11th-12th है या कॉलेज है जहां पर 11th-12th या ग्रेजुएशन है, आप वहां से आपने आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना है कि ही इज बिलोंगिंग टू दिस स्कूल और इंस्टीट्यूट। ये बोनाफाइड सेट भी आपने लेकर रखना है। इसके अलावा आपके बच्चे का या बच्ची का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और उसकी डिजिटल कॉपी, इन हर डॉक्यूमेंट्स की आपके पास डिजिटल कॉपी यानी आपने स्कैन की हुई कॉपियाँ जो हैं आप अपने पेन ड्राइव में लेकर रख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन जाएंगे फॉर्म भरने के लिए तो आपको ये हर चीज़ आपको अपलोड करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ों का आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये 8 डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं और एक बार आपको रिपीट करता हूँ। पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट, तहसीलदार या मैजिस्ट्रेट का होना ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहा तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बैंक पासबुक, उसके ऊपर बैंक का सील होना ज़रूरी है। एक तो फोटोग्राफ सील रहेगा या फ्रंट पेज पे भी रहेगा। एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पिछले साल की पासिंग सर्टिफिकेट 50% मार्क्स, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। अगर अगर आपका लड़का बीए बीएससी बीकॉम में है, अगर उसके पिछले साल में एक बैक है या 2 बैक है, बैकलॉग है ना 80 है, तो भी चलेगा, मगर 50% उसको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिलना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पासपोर्ट साइज फोटोज और उसकी डिजिटल कॉपी, हर चीज़ की आपको पीडीएफ या जेपीजी फाइल का होना ज़रूरी है आपके पेन ड्राइव में या आपके मोबाइल में। जब भी आप लोग बैठोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, हाँ सब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए बैठोगे, जिस नाम से आप लॉगिन करोगे, बच्चे के या बच्ची के नाम से आप लॉगिन करोगे, जो मोबाइल नंबर यूज़र और पासवर्ड दिया हुआ है, मोबाइल वही दो जो आप कंटिन्यू कर सकोगे अगले 4-5 साल, क्योंकि हर साल आपको ये स्कॉलरशिप में रिन्यू करना पड़ेगा स्कॉलरशिप। तो उसके लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड ये आपको आपके कहीं अच्छे डायरी में लिख के रखना पड़ेगा। हम एक बार 2 बार ऑनलाइन जाने से हमारे को याद नहीं होता पासवर्ड या यूज़र, मगर इन चीज़ों को आपको कहीं न कहीं लिख के रखना पड़ेगा। सालों इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, आपके फॉर्म्स अपलोड करने के लिए, हर साल रिन्यू करने के लिए स्कॉलरशिप, यूज़र और पासवर्ड का बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, फिर याद नहीं आता तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो आ जाते हैं, तो उसमें मसले आ जाते हैं। तो वो कट करने के लिए आपको यहाँ पर आपका यूज़र और पासवर्ड आपने कहीं भी अच्छे जगह पे लिख के रखना चाहिए ताकि वो सेफ रहे। चलो चले हम करते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये 2020-2021 के लिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री 3 स्कॉलरशिप अप्लाई करता है, अनाउंस करता है। एक तो है प्री मैट्रिक, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक, इसको बोला जाता है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। दूसरी स्कॉलरशिप आती है 11th से लेके पीएचडी तक, जिसको बोला जाता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। और तीसरी आती है मेरिट कम स्कॉलरशिप, जो 12th के बाद में आप प्रोफेशनल कोर्सेज, इंजीनियरिंग, अलाइड कोर्सेज या मेडिकल या उसके अलाइड कोर्सेज आप करते हो, प्रोफेशनल कोर्सेज या टेक्निकल कोर्सेज, तो यहाँ पर आपको मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप को आपको अप्लाई करना है। इनकी अनाउंसमेंट हर रेगुलर डेली न्यूज़पेपर में, हर जगह वेबसाइट्स पे ये फ्लैश होती है। आपको ये याद रखना है, यहाँ पर मैंने उनका शेड्यूल दिया हुआ है। स्कीम क्लोजिंग डेट यानी इसकी लास्ट डेट क्या है। हम आज देख रहे हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो इसकी स्कॉलरशिप की जो ये डेट जो है, लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर, याद रखिए 31 अक्टूबर ये इसका लास्ट डेट रहेगा। और 15 नवंबर अगर आपके फॉर्म में कुछ गलतियां रहेंगी, खामियां रहेंगी या कुछ आपको ऐड करना है उसके अंदर, तो वो वेरिफिकेशन रहेगा, उसकी लास्ट डेट है 15 नवंबर। और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, जिस स्कूल में या कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, जहाँ पर आपने ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा हुआ है, इस कॉलेज का वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है 15 नवंबर।
ये होगा आपका लास्ट डे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, और इसकी वेरिफिकेशन रहेगा 15 नवंबर। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से रखिए, और ये मत करिए कि भाई एंड स्टेज में आप आओ और फिर आप फॉर्म भरने जाओ, उस वक्त जो है सर्वर जैम हो जाता है, बच्चे बहुत सारे कंटिन्यू अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त जो है आपको अपलोड करने के लिए तकलीफ होती है। तो ये अभी चल रहा है, तो अक्टूबर तक सब एंड एंड जो है, कभी कभी हो सकता है कि भी ये इसको नवंबर में भी कंटिन्यू करेंगे, मगर अभी डेडलाइन 31 अक्टूबर है, हमको अक्टूबर 15 अक्टूबर के आगे जाना नहीं है। उसके पहले ही हमने ये सिस्टमेटिक पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म कंप्लीट करके इसका प्रिंट आउट लेके उसके सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट्स लगा के उसको सबमिट करना है आपके कॉलेजेस में। तो कॉलेज वाले उसको वेरीफाई करके उसको सबमिट करेंगे उसको नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। तो याद रखिए 31 अक्टूबर ये रहेगा लास्ट डेट, और इसका वेरिफिकेशन रहेगा, जो भी आपको अपने फॉर्म में वेरीफाई करना है, ये रहेगा 15 नवंबर। इसके सिलसिले में आपको अगर फॉर्म भरने में कुछ तकलीफ हो रही है, क्या हो रहा है, तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 0120, ये दिल्ली का नंबर है, 6619 540, ये दिल्ली का नंबर है, याद रखिए। बहुत सारे बच्चे पहली बार फॉर्म भरते हैं, पेरेंट्स को भी अवेयर नहीं है, तो ये फ़ोन हमेशा बिजी आता है। तो आप याद रखिए कि जब भी आप फॉर्म भरने जाओ, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको बार बार देखें, ताकि आपको आपके डाउट्स क्लियर हो, और जब आप ऑनलाइन जाओ तो उस वक्त जो प्रॉब्लम्स आए आप इन नंबरों पे या हेल्पलाइन नंबर पे आ जाके आप डिस्कस कर सकते हैं और उनसे हेल्प आप ले सकते हैं। ईमेल का जो दिया हुआ है ईमेल आईडी helpdesk@nsp.gov.in, इन हेल्पलाइन पे आपने ईमेल करना है और आपका जो प्रॉब्लम है इनको बताना है। डोंट वेट फॉर अ टिल एंड। जब भी गवर्नमेंट कोई स्कीम अनाउंस करता है, अभी ये स्कीम अनाउंस की है इकोनॉमिकली बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, तो इस कम्युनिटी के लिए क्या इनका ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि भी इनको एजुकेशन देना है। इनके पास पैसा उतना है नहीं है कि भी ये फी भर सके, तो इनको स्कॉलरशिप दे के इनको ज़्यादातर ज़्यादा इनको हायर एजुकेशन देना है, ताकि ये हायर गोल अचीव कर सके, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तक की पढ़ाई कर सके, और इनको काबिलियत दिला के इनको जॉब मिलाने की जो फोकस, जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव के तहत गवर्नमेंट ने जो है स्कॉलरशिप जो दी है, इसके स्कोप के तहत ये स्कॉलरशिप सिर्फ इंडिया के अंदर के बच्चों के लिए रखा भी है। इसके अंदर कोई अगर बच्चा बाहर का पढ़ाई के लिए जाता है इंडिया के बाहर, तो ये स्कॉलरशिप उसको अवेलेबल नहीं होगी। और यहाँ पर इंडिया में जो भी बच्चा एडमिशन लेगा किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, तो वो स्कूल और कॉलेज जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूजीसी या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होने चाहिए। दे शुड बी अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। इनसे ये कॉलेजेस रिकॉग्नाइज होने चाहिए जिसमें आपका लड़का या लड़की एडमिशन ले रही है। व्हाट इज द स्कोप, इसमें किस किस लोगों के लिए ये रखा हुआ है। यहाँ पर जो है टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स, जो 11th एंड 12th जैसे साथ पॉलिटेक्निक भी आप लोग करते हो, तो इन बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप रखी हुई है, इनका स्कोप रखा हुआ है। एक तो कि भी आपके पेरेंट्स का इनकम 2 लाख से नीचे होना चाहिए, पिछले साल का इनकम 2 लाख से नीचे होना चाहिए। और दूसरा, आपका लड़का या लड़की या आप में से जो भी है जिसको ये अप्लाई करना है स्कॉलरशिप, उसके पिछले साल का रिजल्ट 50% से ऊपर होना चाहिए। ये याद रखिए, इनकम 2 लाख से नीचे होना चाहिए और परसेंटेज 50% से ऊपर होनी चाहिए। ये जब 2 कंडीशंस रहेंगी, तब अभी इस स्कॉलरशिप के तहत किन-किन को माइनॉरिटी जो बोला जाता है, इन माइनॉरिटी के अंदर कौन-कौन से कम्युनिटीज़ आते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अंदर,
कौन कौन से कास्ट आते हैं? एक तो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, बुद्ध, जैन और पारसीज। मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन और पारसीज, ये 6 लोगों के लिए ये माइनॉरिटी कमीशन ने ये स्कॉलरशिप रखी हुई है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के तहत ऑल इंडिया में 5 लाख स्कॉलरशिप हर साल दिए जाते हैं फ्रेशर के लिए। हर साल 5 लाख बच्चों को इन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा रिन्यूअल के जो अलग जितने भी पिछले साल 5 लाख हुए रहेंगे तो पांचों साल 5 लाख बच्चों को इस साल भी दिया जाएगा। उसके अलावा 5 लाख नए बच्चों को एज अ फ्रेशर ये स्कॉलरशिप दी जाएंगी। इसके अंदर एक कंडीशन है कि भाई इंडिया में इतने सारे स्टेट्स है, इन स्टेट्स में इन माइनॉरिटी का क्या परसेंटेज है वो हिसाब से, और उन माइनॉरिटी का मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, उनका उसमें परसेंटेज देख के टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप हर एक को फिक्स की हुई है। जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्रा में, गोवा में हर एक के लिए नंबर फिक्स किया है। तो ये नंबर आपको उनके वेबसाइट पे डिटेल्स मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है, मगर आप लोगों ने ये फॉर्म सिस्टमैटिक भरना है और उसके कंप्लीट होने तक आपने ध्यान देकर हर चीज़ चेक करनी है कि भी आपने ये अपलोड किया नहीं किया, या फॉर्म बराबर भरा या नहीं भरा। ये करेंगे तो आप एलिजिबल 100% हो जाओगे। ये वापस मैंने कहा कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी का रहेगा उस पर रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, तो गर्ल्स के लिए एक सेपरेट कोटा रिजर्व किया है, एम्बार किया है या रिजर्व किया है, जिसको 30% कोटा बोला जाता है। 5 लाख में से 30% कोटा जो है ये गर्ल्स के लिए ने 1.5 लाख स्कॉलरशिप गर्ल्स के लिए रखी हुई है। मगर इन केस अगर 1.5 लाख से भी ऊपर अगर गर्ल्स आती है, समझो 2 लाख या 2,50,000 भी गर्ल्स होती है, तो उनको अगर वो एलिजिबल है और क्वालिफाई होती है तो उनको दिया जाएगा, उनको रिस्ट्रिक्ट किया नहीं जाएगा 30% में, ये उनका सीलिंग नहीं है। अगर इन केस अगर ये 30% गर्ल्स नहीं आती है इस स्टेट में, तो अगर इस स्टेट में समझो महाराष्ट्र स्टेट में 20% आ गए, तो 10% कोटा जो है किसी अदर स्टेट को ट्रांसफर किया जाएगा जहां पर बच्चों ज़्यादा गर्ल्स ने अप्लाई किया हुआ है। ये हमने अभी डिस्कस किया सेम फिजिकल टारगेट। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रॉब्लम आता है कि कोई लड़का या लड़की किसी स्टेट में से एग्जाम्पल हम अभी है महाराष्ट्र स्टेट में, अगर मेरा लड़का अगर महाराष्ट्र स्टेट से पास होता है, अगर उसने गोवा स्टेट में एडमिशन लिया, तो उसका स्कॉलरशिप जो है ये महाराष्ट्र कोटे में आएगा। याद रखना, आप जिस स्टेट के हो उसी स्टेट के कोटे में आपका एलिजिबिलिटी रहेगा उस स्कॉलरशिप के लिए। पोस्ट मैट्रिक है तो पोस्ट मैट्रिक के लिए वो एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी कि आप बिहार के हो, महाराष्ट्र के हो, गोवा के हो, कहीं के भी हो, आप उसी स्टेट के कोटे में आपका फॉर्म जाएगा, किसी दूसरे को स्टेट में नहीं। जहां आप पढ़ रहे हो उस स्टेट में आपका कोटा गिना नहीं जाएगा, याद रखना। सिलेक्शन प्रोसेस, फ्रेशर के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस है कि भी जब भी माइनॉरिटी का कोई बच्चा फॉर्म भरता है तो उसके पहले तो 2 कंडीशन जो है वो चेक किए जाएंगे। एक उसके 50% मार्क्स पिछले साल के इसमें बराबर है कि नहीं है। दूसरे चेक किए जाएंगे कि भी उसके पेरेंट्स का इनकम 2 लाख से नीचे है। तीसरा, अगर समझो लास्ट में ये 2 बच्चों का सेम आ गया, परसेंटेज दोनों का सेम आ गया, तो उस वक्त में क्या देखा जाएगा, द इंटर सिलेक्शन वेटेज विल बी गिवन टू प्रायोरिटी फॉर मार्क्स। पहली तो प्रायोरिटी दी जाएंगे मार्क्स के लिए कि भी इनकम तो दोनों का सेम है, मार्क्स किसके ज़्यादा है, मगर दोनों के मार्क्स सेम है, इनकम किसका कम रहेगा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसका इनकम ज़्यादा रहेगा उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। दूसरा, अगर इनकम भी सेम होता है तो नेक्स्ट जो प्रायोरिटी रहेंगी वो मेरिट रहेगा कि भी उनका मेरिट का क्या है, या मेरिट नहीं है तो उनके डेट ऑफ बर्थ से ये किया जाएगा। तो इस तरह से जिस तरह से इंजीनियरिंग के एडमिशन्स होते हैं उससे 1 बाय 1 स्टेप किया जाएगा और जो सुटेबल कैंडिडेट है उसको
स्कॉलरशिप अलॉट की जाएगी। रिन्यूअल के लिए जो है एक ही कंडीशन है, पिछले साल के एग्जाम में उस बच्चे ने मिनिमम 50% मार्क्स लाना जरूरी है। 50% मार्क्स, अगर AT-KT है, बैकलॉग है, प्रॉब्लम नहीं है। ही हैज टू क्लियर एग्जाम एंड ही हैज टू टेक एडमिशन इन अ न्यू क्लास इन द सेम कॉलेज। याद रखिए, कॉलेज भी सेम होना चाहिए। जिस लास्ट ईयर जिस कॉलेज में था या जिस इंस्टीट्यूट में उसने पढ़ाई की है, उसी इंस्टीट्यूट में वो अब अगले क्लास में जाएगा, मगर उसने कोर्स चेंज कर दिया। समझो वो लास्ट ईयर साइंस में पढ़ रहा था, मगर उसने चेंज कर लिया आर्ट्स में, ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिन्यूअल। उसके लिए सेम इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए और सेम कोर्स भी होना चाहिए। अगर आर्ट्स कर रहा है आर्ट्स होना चाहिए, कॉमर्स कर रहा है कॉमर्स होना चाहिए। याद रखिए। ड्यूरेशन, यहाँ पर 10 महीने का ड्यूरेशन दिया जाएगा। साल भर के इसमें 10 महीने का ड्यूरेशन पकड़ा जाएगा, 2 महीने एज अ वेकेशन जाएगा, जिसमें आपको मेंटेनेंस भी दिया जाएगा जो 10 महीने के हिसाब से कैलकुलेट होगा। और क्या रहेगा रेट ऑफ स्कॉलरशिप, इसके लिए आपकी कोर्स फी या ट्यूशन फी ये आपको, और अलाउंस दिया जाएगा मेंटेनेंस, जो हर साल 2017 से लेके 2020 तक वो कैलकुलेट करके वो हिसाब से उसका रेट डिसाइड होता है हर साल के लिए। हम देखेंगे अभी रेट्स क्या दिया जा रहा है। रेट ऑफ स्कॉलरशिप एडमिशन फॉर प्लस ट्यूशन फी, एडमिशन फी प्लस ट्यूशन फी, इसके अंदर क्या दिया जा रहा है। 11th एंड 12th स्टूडेंट के लिए 7,000 रुपए एज एडमिशन एंड कोर्स एंड ट्यूशन फी के लिए दिया जा रहा है। वोकेशनल कोर्सेज ऑफ 11th, अगर बच्चा अगर वोकेशनल कोर्स कर रहा है 11th का या 12th का, तो उसको 10,000 जाएगा। यानी वो वोकेशनल कोर्स कर रहा है 11th और 12th में, तो उस बच्चे के लिए साल भर के लिए दिया जाएगा 10,000। अगर वो 11th और 12th नॉर्मल इसमें है, टेक्निकल कोर्स में नहीं है, तो उसको दिया जाएगा 7,000। याद रखिएगा, 7,000 नॉर्मल कोर्स के लिए, टेक्निकल कोर्स वालों के लिए दिया जाएगा 10,000, जिसमें हॉस्टलाइट्स भी आएंगे और डे वन यानी हॉस्टलाइट्स यानी जो हॉस्टल में रहते हैं, और जो अपने घर में रहते हैं उसको बोला जाएगा डे स्कॉलर। तो दोनों को 7,000 और 10,000 इस तरह से डिवाइड किया है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। एडमिशन एंड ट्यूशन फी फॉर यूजी एंड पीजी, ये हो गया 11वीं 12वीं। अभी 11वीं 12वीं के बाद में अगर आप BA BSc BCom के लिए आते हो, या PG BA BSc BCom के बाद में MSc MCom MA इसके लिए एडमिशन लेते हो, तो इसके लिए आपको दिया जाएगा 3,000 रुपए। यस, 3,000 रुपए दिएंगे हॉस्टलाइट्स के लिए और डे स्कॉलर के लिए। ये रहेगा आपका एडमिशन प्लस ट्यूशन फी के लिए। अभी मेंटेनेंस के लिए देखिए, मेंटेनेंस 11th एंड 12th के लिए और टेक्निकल एंड वोकेशनल वालों के लिए दिया है 380 रुपीज हॉस्टलाइट के लिए और 230 डे वन। इसमें नॉर्मल बच्चे 11 12 विद टेक्निकल दोनों को सेम दिया रखा हुआ है, 380 रुपीज एंड 230 रुपीज। 11th के लिए 380, 12th के लिए 230 रुपीज। नेक्स्ट, फॉर कोर्सेज अदर देन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज UG एंड PG, जो BA BSc BCom MA MCom बच्चों के लिए जो है 570 पर मंथ, हॉस्टल वालों के लिए 300 घर में रहने वाले बच्चों के लिए। ये डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 10 मंथ, ये कैलकुलेशन रहेगा और वो हिसाब से आपको ये इसका पैसा मिलेगा। जो बच्चे MPhil और PhD में एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए मिलेंगे 1,200 रुपए पर मंथ, 1,200 रुपया हर महीना जो हॉस्टलाइट के लिए रहेगा, और 550 डे स्कॉलर के लिए जो घर में रहेगा उसके लिए 550 रुपए रहेगा। इस तरह से मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा। तो आप इस तरह से आप कैलकुलेट करके देखो, आपको आपका टोटल कितना आपको आ रहा है वो आपको दिखेगा, और आपने वो बाद में आपके अकाउंट में चेक करना है कि इतना पैसा आया नहीं है। इंपॉर्टेंट, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, इसके लिए कौन इंप्लीमेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। सब कुछ माइनॉरिटी मिनिस्टर अफेयर जो है ये देखता है और इंप्लीमेंट करता है। कंडीशन फॉर स्कॉलरशिप्स, स्कॉलरशिप awarded for 11th and 12th including technical, vocational, पॉलिटेक्निक, ITR, सिमिलर कोर्सेज, इनके लिए दिया हुआ है। अगली कंडीशन, इनकम सर्टिफिकेट।
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू होनी चाहिए, नहीं है तो आपका एलिजिबिलिटी निकल जाएगा, पैरामीटर्स में से आप कट हो जाओगे, आप एलिजिबल नहीं हो सकते स्कॉलरशिप के लिए। थर्ड पैरामीटर इज सेल्फ सर्टिफाइड कम्युनिटी सर्टिफिकेट। इन केस योर एज इज मोर 18 years, then you have to be self certified, as well as your parents has to be certified or your guardian has to be certified your certificate. नेक्स्ट कंडीशन, कंटिन्यूशन ऑफ अवार्ड दोज हु आर गोइंग फॉर रिन्यूअल। अगर जो रिन्यूअल के लिए जाना चाह रहे हैं उनके लिए 50% मार्क्स जो है पिछले एग्जाम में होना जरूरी है। उसी तरह उस बच्चे ने अपना एडमिशन उसी कॉलेज में लिया हुआ है और उसी कोर्स में एडमिशन लिया है हायर स्टडीज के में, तो ही एलिजिबल रहेगा, वरना सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर स्कॉलरशिप नंबर 5, मेंटेनेंस अलाउंस दोनों को दिया जाएगा, हॉस्टल में रहने वालों के लिए और घर में रहने वालों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 6 वाला क्राइटेरिया कि भाई एक फैमिली में से 2 ही बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। 3 स्कॉलरशिप जो है माइनॉरिटी अफेयर अनाउंस कर चुका है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। ये तीनों में से आपके घर में से कोई 2 बच्चे जो है इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई और एलिजिबल है, तीसरा बच्चा एलिजिबल नहीं रहेगा। 2 ही बच्चों के आपके फैमिली में स्कॉलरशिप मिलेगी और कोई और दूसरे स्कॉलरशिप में आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको एक ही स्कॉलरशिप मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो भी एक बच्चे के लिए एक, दूसरी स्कॉलरशिप नहीं रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, आप जब भी इसके लिए अप्लाई करते हो तो आपका रेगुलर अटेंडेंस उन कॉलेजेस के लेक्चर्स में होना ज़रूरी है। अगर कॉलेज वालों अथॉरिटीज़ ने देखा कि भी आपका अटेंडेंस मिनिमम से बहुत मिनिमम जा रहा है, बिलो 75 जा रहा है, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट दैट योर अटेंडेंस शुड बी अबाव द एवरेज, जो भी रखा हुआ है कॉलेज ने उसके अबाव आपका अटेंडेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट कंडीशन, दो स्टूडेंट विच आर, कोई भी बच्चा जो है अपने घर से अपने गांव से आके शहर में रहा हुआ है और हॉस्टल में रहा हुआ है, उसको मेंटेनेंस के लिए अपने एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पेरेंट्स का एड्रेस तो वहाँ का देना है, प्लस मेंटेनेंस के लिए उसको जो है हॉस्टल रिसीट, जो एडमिशन में हॉस्टल फी या हॉस्टल फी अलग से भरी रहेंगी तो उसकी रिसीट भी आपको लगाना ज़रूरी है और अपलोड भी करना ज़रूरी है। और माइग्रेशन फ्रॉम एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज या एक कोर्स से दूसरे कॉलेज में, एक कोर्स से दूसरे कोर्स में आप जाओगे तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे रिन्यूअल के लिए। कंडीशन नंबर 10, अगर जिस कंडीशन डिसिप्लिन जो रूल्स रेगुलेशन कॉलेज वालों ने लगाए हुए हैं, अगर उन कंडीशनों में वायलेशन होता है आपके बच्चे से या आपके लड़की से, तो कॉलेज वाले आपकी स्कॉलरशिप को सस्पेंड करेंगे, कैंसिल करेंगे। याद रखिए, वायलेशन होना नहीं चाहिए रूल्स का, किसी हालत में आपके बच्चों से वायलेशन नहीं होना चाहिए, वरना एक तो कैंसिलेशन हो जाएगा, जो पैसा आपने आपके अकाउंट में आया हुआ है वो पैसा आपसे वापस रिफंड लिया जाएगा, रिकवर लिया जाएगा। याद रखिए, पहले नहीं था ऐसा, मगर अभी गवर्नमेंट रिकवर कर रही है कि भाई आपका बच्चा वायलेशन रूल तोड़ दिया है, जो रूल्स कॉलेज ने बनाए हुए या स्कॉलरशिप वालों ने बनाए हुए, वो रूल्स के तहत आपका बच्चा नहीं क्वालिफाई कर सका, आपको स्कॉलरशिप मिल चुकी है, तो वो स्कॉलरशिप रिकवर की जाएगी आपके जरिए। तो याद रखिए, इसके लिए ये कंडीशन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन नंबर 12, जो भी कोर्स फी और मेंटेनेंस टोटल अलाउंस जो भी आएगा, ये आपके बच्चे के डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ऑनलाइन आपके बच्चे में अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स जब ऑनलाइन भरोगे, तो याद रखना
कि भी नंबर जो 16 डिजिट का अपने बैंक का लिखा हुआ है वो सही है, या फिर आपने आपका आधार कार्ड सही लिखा हुआ है, आपने आईएफएससी कोड बराबर भरा हुआ है, ब्रांच कोड बराबर भरी हुई है, और आपने केवाईसी आपके अकाउंट का किया हुआ है, आपको एसएमएस बराबर मिल रहे हैं। अगर ये रहेंगे तो आपको आराम से पैसे जो अकाउंट में आएंगे तो उसका एसएमएस मिलेगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैसा आपके अकाउंट में आया या नहीं आया, या आपको अलॉट हुई या नहीं हुई। तो इस चीज़ों के लिए आपका ये केवाईसी करना आपके बैंक अकाउंट का ज़रूरी है। अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है बहुत अच्छा है, अगर इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है तो आप अपनी मम्मी के साथ या डैडी के साथ जॉइंट अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, मगर उसमें लास्ट पेज पे आपका फोटो पे बैंक का ठप्पा होना ज़रूरी है। जितने भी मेंबर्स हैं, फादर मदर या आपका है, तो तीनों के फोटो पे स्टैंपिंग होना ज़रूरी है। ये आपको अपलोड करना पड़ेगा, इसकी कॉपी आपको ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन, एक ही स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्कॉलरशिप अनाउंस करेगा उसमें आप एक ही स्कॉलरशिप को एलिजिबल है, दूसरी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। कंडीशन नेक्स्ट 15 कंडीशन, अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी ये स्कॉलरशिप का इतना डाटा आएगा, एंट्री करना है या प्रिंट आउट लेना है, ये सब जो है इसके लिए लोग लगेंगे, ऑफिसर लगेंगे, प्रिंटर लगेगा, कंप्यूटर लगेंगे। इसका जो 2% चार्जेस आती है ये बच्चे को बेयर करने की ज़रूरत नहीं, ये बेयर करेगा मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर। मगर मिनिस्टर ने इसका क्लियर कट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है ये जो है स्टेट गवर्नमेंट ने उनको देना है, ताकि मिनिस्ट्री अफेयर जो है स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरी को ये पास ऑन करे 2% जो उन्होंने खर्चा किया हुआ है इस स्कॉलरशिप के तहत। और ये स्कॉलरशिप की जो मॉनिटर जो है रेगुलरली की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी से। स्टेट गवर्नमेंट्स या यूनियन टेरिटरी इस पर किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से इन्होंने स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की है, इसका सब देखभाल जो है ये माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री करेगा। कंडीशन नंबर 17, फाइनेंशियल और फिजिकल अचीवमेंट जो भी रहेगा ये वेबसाइट पे स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरीज को डिक्लेयर करना है, ये भी ज़रूरी है। ये मैंने यहाँ पर्पसली डाला हुआ है कि ये सब डाटा मैंने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अफेयर के वेबसाइट से ली हुई, ताकि बच्चे को वहाँ बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, सब एक साथ आपको यहाँ मिले एक जगह पे, और आप उसको गौर से पढ़े और उस तरह से आप अपनी स्कॉलरशिप के स्टेप्स लेकर फॉर्म सिस्टमेटिक भरे। सबसे इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री अफेयर आपके स्कॉलरशिप में कभी भी चेंजेस कर सकती है, कोई भी रूल में कुछ भी चेंज रहेगा ये टाइम टू टाइम अनाउंस होते रहेगा। ये उनका डिस्क्रिप्शन है, उनका इख्तियार है, ये क्या करना है क्या नहीं करना है ये उनका इख्तियार है, ये उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। कंडीशन नंबर 19, एलिजिबल एप्लीकेंट्स का आधार कार्ड नंबर, आपने स्कॉलरशिप फॉर्म में इसका आधार कार्ड नंबर डालना ज़रूरी है। इन केस अगर जिससे के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसमें उसका अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है, गैजेट नोटिफिकेशन नंबर दिया है मैंने यहाँ पर, उस गैजेट नोटिफिकेशन को देखकर आधार कार्ड का अल्टरनेटिव जो रहेगा वो आपको भरना पड़ेगा और उसकी कॉपी जो है आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ये भी यहाँ पर उन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ है। कंडीशन नंबर 20, आप जब भी आपके ऑनलाइन फॉर्म भरोगे आप अपना आधार कार्ड 16 नंबर का है, टाइपिंग मिस्टेक इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बार बार आपने चेक करो, आपका बैंक अकाउंट चेक करो, आपका आईएफएससी कोड चेक करो, आपका बैंक अकाउंट का ब्रांच कोड, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जब आप एंटर करोगे। तो मैं पेरेंट्स को चाहूँगा कि भाई आप आपके बच्चों के साथ बैठे और जब एंट्री हो जाएंगे आप वापस एक बार चेक करो कि भी भरा नंबर बराबर भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है। और ये तो एक नेशनलाइज्ड बैंक में होना चाहिए या कोई भी शेड्यूल बैंक में होना चाहिए। जो
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ये स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी का जो भी रहेगा, दे आर गोइंग टू लुक आउट, ये लोगों का लुकआउट है, उन्होंने दिया हुआ है उसके अंदर एक एज ए कंडीशन, यानी जो भी क्वालिफाइड पर्सन रहेगा, एंट्री पर्पस, एनालाइज, मॉनिटर, ये जितना भी है उनके लिए जो सैलरीज रहेगी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी बेयर करेगी, और दैट विल बी रिफंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर। 2% एडमिसिबल चार्जेस फर्नीचर इनके जिसके भी लिए रहेगा, ये माइनॉरिटी रिप्लेस करेगा स्टेट के लिए या यूनियन टेरिटरी के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट रिन्यूअल वालों के लिए, स्कॉलरशिप आपको रिन्यू करनी है, एक बार आपको फ्रेश मिल गई है तो रिन्यू करने के लिए सिर्फ आपने जो है आपका लास्ट ईयर की मार्कशीट जिसमें आपके 50% मार्क्स है, अगर रहेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप रिन्यू होगी। दूसरी कंडीशन, आपने उसी कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है और उसी कोर्स को आपने कंटिन्यू किया हुआ है, चेंज नहीं किया हुआ है, तो आप इस रिन्यूअल के लिए एलिजिबल है। स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट टाइम टू टाइम होता है, एडवर्टाइजमेंट लोकल लीडिंग न्यूज़पेपर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, माइनॉरिटी अफेयर के वेबसाइट पे पब्लिकली अनाउंस किए जाती हैं, एनजीओज आते हैं, और हर इंस्टीट्यूट भी इसकी एडवर्टाइजमेंट करता है माइनॉरिटी बच्चों के लिए अपने नोटिस बोर्ड पे। तो बच्चों का काम है कि भाई ये हमेशा जब भी जाएं नोटिस बोर्ड चेक करें, वेबसाइट पे जाएं, स्कॉलरशिप के सर्च करें कि क्या डिटेल्स है क्या नहीं है, और आपने किस तरह से अप्लाई करना है। आपने ये वेबसाइट www.scholarships.gov.in, इस स्कॉलरशिप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाना है, और यहाँ पर आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है। याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको अगले 5, 6 साल, 8 साल लगे, पता नहीं, जब भी आप अप टू पीएचडी जाओगे तो ये लॉगिन आईडी पासवर्ड हर साल लगेगा आपको रिन्यूअल के लिए। तो ये आपने अच्छी तरह से कहीं सेव करके लिख कर रखिए डायरीज में, और ये बार बार आपको यूज़ करना पड़ेगा स्कॉलरशिप के लिए। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आपने डिटेल भरना है। उसके पहले अपने सब डॉक्यूमेंट जो है स्कैन करके पेन ड्राइव में रखिए। यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है फाइनेंस का, 100% मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर इसका फाइनेंस करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं है, एवरीथिंग इज बिन स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री। ट्रांसपेरेंसी रहेगी इसमें, इवैल्यूएशन किया जाएगा, फिजिकल इवैल्यूएशन हो जाएगा, कॉलेज के लिए तरफ से इवैल्यूएशन होगा, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इवैल्यूएशन होगा, उसके बाद में एंड में जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर भी वेरीफाई करेगी जो डाटा जनरेट हुआ है हर बच्चे की तरफ से, वो डाटे को स्कैन किया जाएगा और उस तरह से उसको एलिजिबल किया जाएगा, और नॉन एलिजिबल को अलग क्राइटेरिया में डाला जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बैंक का डिटेल अगेन उन्होंने वापस डाला हुआ है, बैंक एंड ब्रांच राइट डाउन वेरी केयरफुली। आपने जब भी लिखना है फॉर्म में ऑनलाइन एंट्री करते वक्त याद रखिए आपका बैंक अकाउंट, ब्रांच कोड, अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर और आईएफसी कोड, ये सिस्टमैटिक लिखना है। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने वार्निंग भी दिया है, डिस्क्लेमर दिया है कि इन केस इसी में से किसी भी चीज़ में आपके तरफ से गलती होती है, जैसे कि भी बैंक अकाउंट का इतना नंबर है, लिखते लिखते 9 का 9 हो गया क्योंकि नंबर 9 और 0 साथ में है, 1 या 2 साथ में है, अगर गलती से अगर आपका एक नंबर गलत हो गया और आपने फॉर्म भर के एंट्री करके भेज दिया तो गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने गलती करी हुई है, आपका लगा नंबर स्कॉलरशिप में, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया तो आपको डिसक्वालीफाई किया जाएगा, आपके अकाउंट में करेक्ट करके पैसा वापस नहीं डाला जाएगा। इसके लिए डिस्क्लेमर गवर्नमेंट ने जहाँ रखा हुआ है ताकि आपको ये मानना पड़ेगा कि भी ये गलती आपकी है। इसके लिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को भरने के लिए बच्चों के साथ पेरेंट्स भी साथ में रहे और चेक करें कि भी हर डिटेल आपका बच्चा या बच्ची साथ में बराबर भर रही है, तो चेक करें। ओके हो गए बाद में ही आपने करना है फिर उसका बैंक अकाउंट का केवाईसी करके लो, ताकि सक्सेसफुल होने के बाद में जब भी बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए।
सबसे इम्पोर्टेंट जिस बैंक का नंबर और डिटेल आपने भरा हुआ है फ्रेशर के वक्त में, रिन्यूअल कंटिन्यू रिन्यूअल 4, 5, 6 साल आप रिन्यू कर रहे हैं, उस वक्त यही अकाउंट ऑपरेशनल होना चाहिए, यानी चालू रहना चाहिए, मिनिमम बैलेंस के साथ एक्टिव होने चाहिए। 1 या 2 ट्रांजैक्शन आप साल में आपके बैंक अकाउंट में करो तो अकाउंट ऑपरेट रहेगा, और मिनिमम बैलेंस के ऊपर अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो अकाउंट एक्टिव रहेगा, वरना डिसएक्टिव हो जाएगा, आपको जाके उसको एक्टिव करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने दिया है कि भाई आपका एटलीस्ट शेड्यूल बैंक में होना चाहिए, जिसके पास कोर बैंकिंग फैसिलिटी यानी नेट बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो। नेशनलाइज है तो वेल एंड गुड, स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या कोई भी आपको जो पसंद आए उस बैंक में आप आपका अकाउंट आपके पेरेंट के साथ या आपके मदर के साथ या आपके लीगल गार्डियन के साथ आप खोल सकते हैं, और जिसका डिटेल आप अपने ऑनलाइन फॉर्म में भर सकते हैं। यहाँ तक मैंने जितनी भी डिटेल यहाँ पर आपके साथ शेयर की है, मैं चाहूँगा कि भई आपके घर में से कोई भी रहेगा, आप उसके लिए तो हेल्प करो ही करो, और आपके आस-पास जानने वाले में, दोस्त अहबाब में या आपके कोई रिलेशन में कोई भी रहेगा, अगर उसके कोई है जो एलिजिबल है, जिसको ज़रूरत है स्कॉलरशिप की, तो उसके तक इसको पहुँचाइए, और हकदार और जिसका राइट है इस स्कॉलरशिप के लिए, उन बच्चों को इन स्कॉलरशिप के लिए मोटिवेट करें, ताकि ये लोग जाकर भरें अपना, या उनको हेल्प करें जिस डॉक्यूमेंट में या कोई फॉर्मेलिटीज़ उनकी कंप्लीट नहीं हो रही है डॉक्यूमेंट्स, उनके साथ उनको हेल्प करें ताकि वो बच्चे इस स्कॉलरशिप का फॉर्म जल्द से जल्द भरें और एलिजिबल हो जाए स्कॉलरशिप के लिए। मैं यहाँ पर आपसे इजाज़त देता हूँ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।